हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जो बाइडेन अस्पताल में गिन रहे हैं क्या आखिरी सांस, लापता अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत पर अफवाहों का बाजार हुआ गर्म। बताएंगे दोस्तों क्या वाकई में आखिरी सांस गिन रहे हैं जो बाइडेन, तो वहीं किसी ने दावा किया है कि जो बाइडेन को बंधक बना लिया गया है। साथ ही साथ बताएंगे मुसलमानों से माफी मांगेंगी श्रीलंका की सरकार, आखिर क्या है इसकी वजह, क्यों मुस्लिमों से जा रहे हैं माफी मांगने। तो वहीं मालदीव की मदद करेगा चीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग करने पर बनी सहमति। तो वहीं चुनाव से पहले ही कमला हैरिस की बहुत बड़ी जीत, बताएंगे कैसे। तो वहीं इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बिना चुनाव लड़े लहरा दिया परचम, 71% सीटों पर कर लिया कब्जा। बताएंगे कौन सा राज्य है, कहां की ये बड़ी खबर। साथ ही साथ बजट के बाद सोने चांदी में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, क्या जो बाइडेन अस्पताल में गिन रहे हैं आखिरी सांस, लापता अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत पर अफवाहों का बाजार हुआ गर्म। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस लेने के बाद जो बाइडेन रहस्यमय तरीके से गायब हैं। वो ना तो सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं और ना ही उनकी सेहत को लेकर नया अपडेट है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अमेरिकियों को भेजे अपने संदेश में उन्होंने घोषणा की थी कि वो अब चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आधे घंटे बाद ही उन्होंने दूसरा पोस्ट किया और अपनी जगह कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति दौड़ के लिए आगे कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी अब कमला हैरिस के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई है। राष्ट्रपति चुनाव में अब तक कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। कमला हैरिस अचानक से रेस में आकर कुछ कमाल करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है। तो वहीं जो बाइडेन की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर चल रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वेयर इज जो बाइडेन, यानी जो बाइडेन कहां है। लोग आश्चर्य जता रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले 5 दिनों से सार्वजनिक क्यों नहीं आ रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले जो बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई थी और तब वे क्वारंटाइन हो गए थे। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस और कमला हैरिस ने खुद दावा किया था कि बाइडेन अब कोरोना से उबर चुके हैं, यानी कोरोना ठीक हो चुका है और पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं। तो कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जो बाइडेन अस्पताल में भर्ती है और उनके बचने की संभावना बहुत कम है। आपको बता दें दोस्तों कि हम किसी भी प्रकार के इन अफवाहों पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो खबरें हैं निकल कर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। जहां हिंदुस्तान जैसे बड़े बड़े, भास्कर जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल पर ये खबरें छपी हुई हैं जो हम आपको बता रहे हैं स्क्रीनशॉट के साथ में। इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों जो बाइडेन के लापता होने को लेकर? तो कोई ये दावा कर रहा है कि जो बाइडेन को बंधक बनाया गया है जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जबरदस्ती उनको चुनाव लड़ने से रोका गया है। जी हाँ, रिपब्लिकन नेता ने यहाँ तक जिंदा होने तक का सबूत मांग लिया है। जी हाँ, 37 वर्षीय रिपब्लिकन नेता लॉरेन बोये-बर्ड ने सोमवार को पोस्ट करके सनसनी फैला दी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के जिंदा होने तक का सबूत मांग लिया। इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं बड़ी खबर बता दें, जम्मू के राजौरी में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में हाथरस का जवान हुआ शहीद। 4 साल पहले हुई थी इसकी शादी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में हाथरस का जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया। सुभाष 7 जाट रेजिमेंट में तैनात था। जवान की शहादत की खबर कल जिला प्रशासन को मिली तो प्रशासन की एक टीम ने गाँव पहुँचकर शहीद के परिजनों शहादत की जानकारी दी। परिजनों में मातम छा गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज गाँव पहुँचने की उम्मीद है। शहीद के परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और एक बच्ची है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, मुसलमानों से माफी मांगेंगी श्रीलंका की सरकार। कोरोना महामारी के दौरान शव दफनाने की नहीं दी थी अनुमति। दोस्तों इस देश में यानी श्रीलंका में 276 मुस्लिमों का जबरन कर दिया गया था, दाह संस्कार यानी जला दिया गया था। अब माफी मांगने जा रही है श्रीलंकाई सरकार। बता दें, श्रीलंका की सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वो कोविड-19 से जान गंवाने वाले मुस्लिम व्यक्तियों के जबरन दाह संस्कार के लिए देश के मुस्लिम समुदाय से औपचारिक रूप से माफी मांगेगी। श्रीलंकाई सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के कारण कोरोना महामारी के दौरान विवादित शवदाह नीति लागू की थी। वर्ष 2020 में कोविड-19 पीड़ितों के दाह संस्कार का अनिवार्य आदेश जारी किया गया था, जिससे मुसलमानों सहित कई अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। हालांकि सरकार ने यह फैसला देश के मद्देनजर देश के हित में ही लिया था, लेकिन फिर भी श्रीलंकाई सरकार का ये मानना है कि उनसे मुस्लिम आहत हुए। वैसे में वो माफी मांगने जा रहे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या जिस कार्य को देश के हित के लिए किया गया हो, देश की जनता के जीवन को बचाने के लिए किया गया हो, क्या उस कार्य के ऊपर माफी मांगना जरूरी है? दोस्तों आप लोग जवाब देना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, बजट में चीन समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद घटाई। अपने भारत ने पैकेज में 370 करोड़ कर दिए कम, लेकिन उधर श्रीलंका को 4 गुना ज्यादा मदद देगी भारत की सरकार। दोस्तों
दोस्तों, मोदी 3.0 सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। बजट में सबसे ज्यादा कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई है। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ कर दिया गया था, तो वहीं अब इस साल इसे 400 करोड़ कर दिया गया है। दरअसल पिछले साल नवंबर में मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइजू की सरकार आने के बाद से दोनों देशों में तनाव है। सरकार बनाते ही मुइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने की घोषणा की थी और इस साल मई में सभी 88 सैनिक भारत लौट आए। इसके अलावा 4 जनवरी को पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों ने मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत सर्विस के मामले में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे में भारत ने अपने बजट में मालदीव को लेकर इतनी बड़ी कटौती करके मालदीव को उसकी औकात दिखा दी है। ये कटौती मालदीव को नाक रगड़वा ही देगा। तो वहीं दोस्तों बता दें, भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी। फ्री ट्रेड डील पर लग सकती है मुहर। बता दें, ब्रिटेन में करीब 1.5 दशक बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभालने के बाद कीर स्टारमर ने डेविड लेमी को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। इस बीच विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद डेविड लेमी भारत दौरे पर आ रहे हैं। ब्रिटेन में नई सरकार बनने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी। डेविड लेमी अपने 2 दिवसीय भारत दौरे के दौरान 24 से 25 जुलाई को दिल्ली में रहेंगे। साथ ही उनके दौरे से दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता बोले तो FTA वार्ता बहाल होने की उम्मीद है। जी हां, ब्रिटिश विदेश मंत्री और 51 वर्षीय लेबर नेता डेविड लेमी भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के समर्थक रहे हैं। वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को अपना मित्र बताते रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद पिछले महीने ही उन्होंने भारत दौरे की बात कही थी। भारत यात्रा के दौरान लेमी अपने समकक्ष विदेश मंत्री जयशंकर जी से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जी हां, तो वहीं बता दें, चुनाव से पहले ही कमला हैरिस की बड़ी जीत। महज 36 घंटे में जुटा लिया बहुमत। ट्रंप के लिए बाइडेन से ज्यादा खतरा। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की नई उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। चुनाव से महज कुछ महीने पहले ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार बनने के बाद कमला हैरिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी अपनी पार्टी के नेताओं का समर्थन हासिल करना। महज 36 घंटे के भीतर ही कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया है। हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा समेत कई सांसदों ने कमला हैरिस को अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब ये ट्रंप को टक्कर देने के लिए हर तरीके से तैयार हो चुकी है। ऐसे में ऑल द बेस्ट कमला हैरिस कहना आप लोग मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन आए एक साथ। चीन ने कराई डील फतेह। हमास मिलकर क्या लड़ेंगे युद्ध। बता दें, गाजा में युद्ध के बीच एकजुटता प्रदर्शित करते हुए फतेह और हमास सहित 14 फलस्तीनी समूहों ने मंगलवार को चीन की मध्यस्थता में हुई एक बैठक में आपसी मतभेदों को खत्म करने और फलस्तीनी एकजुटता को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से संकल्प लिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने पिछले 3 दिन प्रतिद्वंदी गुटों के बीच बातचीत का समन्वय किया। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ये घोषणा इजरायली हमलों से त्रस्त गाजा पट्टी में व्यापक, टिकाऊ और सतत युद्ध विराम को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इन गुटों के नामों से मुलाकात की और कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर फलस्तीन मुद्दे के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। तो वहीं बता दें, ताइवान में तूफान गैमी की दस्तक। वायुसेना को रद्द करना पड़ गया युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, तूफान गैमी के दस्तक देने के कारण मंगलवार को ताइवान के पूर्वी तट पर वायुसेना का अभ्यास रद्द कर दिया गया। हालांकि सहशासित लोकतांत्रिक द्वीप के अन्य भागों में नौसेना और सेना का अभ्यास जारी रहेगा। वायुसेना की 5 हैवी टेक्टिकल मिक्स्ड विंग ने प्रतिकूल मौसम का हवाला देते हुए अभ्यास को रद्द करने की घोषणा की। केंद्रीय मौसम ब्यूरो के अनुसार पूर्वी तट पर मध्यम बाढ़ लाने के बाद तूफान गैमी ताइवान के पश्चिम में चीन की ओर बढ़ रहा है। साथ ही बता दें, इमरान खान के घर में आतंकियों को मिली ट्रेनिंग, पेट्रोल बम बनाए और हमले की रची साजिश। जी हां, मरियम नवाज ने बड़ा आरोप लगाया है इमरान खान पर। बता दें, पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के आवास का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किया गया है, प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया गया है, जहां पेट्रोल बम बनाए गए और राज्य में हमलों की योजना बनाई गई। मरियम ने दावा किया है कि 4 महीने की उस अवधि के दौरान इमरान खान ने 9 मई 2023 को सरकारी भवनों और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बनाई, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के नेता ने पैर में चोट लगने का नाटक किया। तो वहीं बता दें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक बयान में मरियम नवाज ने इमरान खान की पार्टी की निंदा करते हुए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह समूह अराजकता पैदा करने और राज्य को नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। मालूम होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ की मरियम नवाज बेटी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि
क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान का लाहौर स्थित आवास आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बन गया। साथ ही बता दें, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की चीफ का इस्तीफा, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में चूक की ली जिम्मेदारी और दे दिया 10 दिन बाद ये फैसला। जी हाँ, सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बली ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप पर गोली चलने के ठीक 10 दिन बाद ये फैसला लिया है। बता दें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली में हमले के ठीक 10 दिन बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट एजेंसी की डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। यूएस सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चीटल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ट्रंप पर हुए हमले को लेकर लगातार निशाने पर है। दरअसल अब उन्होंने माना है कि उनकी चूक की वजह से ही ट्रंप के ऊपर गोली चली। तो दोस्तों वहीं बता दें, बांग्लादेश छात्र संगठन ने 2 और दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन किया स्थगित, कहा इंटरनेट बहाल करें। जी हां, बांग्लादेश में हिंसा के बीच छात्र संगठन ने 2 और दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। साथ ही सरकार से कर्फ्यू वापस लेने के लिए कहा है। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने कहा कि 48 घंटों के दौरान हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि सरकार इंटरनेट बहाल करे, कर्फ्यू वापस ले, परिसरों को फिर से खोले और छात्र प्रदर्शनकारियों की रक्षा करे। जी हां, बांग्लादेश में आरक्षण में बदलाव की मांग कर रहे छात्रों की तरफ से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन तब और हिंसक हो गया। वहीं हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया में फिर भेजे कचरा भरकर गुब्बारे, दोनों देशों में बढ़ गया तनाव। जी हां, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर और तानाशाह किम जोंग उन ने फिर से साउथ कोरिया पर गुब्बारे छोड़ दिए। इस बार फिर इन गुब्बारों में कचरा भरा गया था। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि रविवार को उत्तर कोरिया ने फिर से कचरा ले जाने वाले गुब्बारे उड़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके विरोध में अब तेजी से सीमा पर लाउड स्पीकर के साथ प्रचार करके जवाब दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने रविवार को कहा कि वो उत्तर कोरिया के साथ तनावपूर्ण सीमा पर अपने प्योंगयांग विरोधी प्रचार प्रसारण को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों वहीं बता दें, पाकिस्तानी सेना की अपने ही देश में भद्द पिट गई एंटी टेरर अभियान की खिलाफत में उतरा ये प्रांत अब क्या करेंगे शहबाज शरीफ। जी हां, पाकिस्तान में पिछले 77 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान का ही एक प्रांत इसका विरोध कर रहा है। दावा है कि तालिबान इसकी शह दे रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान से तालिबान की सरकार कैसे इस्लामाबाद की मुश्किलें बढ़ा रही है। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी अफरा तफरी और एक जंग का माहौल है तो ये गलत नहीं होगा। तालिबान का ऑपरेशन इस्लामाबाद शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी जनरल के इलाके में ही तालिबान धमाका कर रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना चाहती है और पाकिस्तान के पश्तूनों ने इसका विरोध किया है। नई ब्रेकिंग न्यूज सुनकर पाकिस्तानी पीएम और जनरल दोनों अलर्ट पर होते दिखाई दिए हैं। पूरा मामला पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा है, जहां पर मुख्यमंत्री ने पश्तून कबायलियों की एक मीटिंग जिरगा अपने घर पर रखी और कबायली नेताओं से इस मुलाकात में पाकिस्तान सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन का विरोध किया है। यानी कि पाकिस्तान के एक राज्य की सरकार अपनी ही सेना के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई है। पाकिस्तान में सिर्फ कहने के लिए ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ असली हुकूमत फौज और उसके जनरल की ही चलती है। पर इस बार तो फौज की बात पाकिस्तान की राज्य सरकारें भी नहीं सुन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिख कर बताइएगा। आपको बता दें, एक और खबर, अफगानिस्तान में टूरिज्म देख पाकिस्तानी एक्सपर्ट हुआ हैरान। तालिबान सब ले जा रहे, हमें कोई पूछता ही नहीं जैसा दे दिया बयान। बता दें, साल 2021 के अगस्त में जब अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो सबका यही मानना था कि एक बार फिर अफगानिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश होने जा रहा है। लेकिन तालिबान 2.0 के शासन के 3 साल के दौरान शायद ये बात कहना सही नहीं है। समाचार एजेंसी एपी के हालिया रिपोर्ट बताती है कि तालिबान शासन के पहले 2 सालों में अफगानिस्तान में विदेशी पर्यटकों की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जहां 691 विदेशी पर्यटक अफगानिस्तान पहुंचे थे, वहीं साल 2023 में इनकी संख्या 7000 पहुंच गई। इस रिपोर्ट से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पाकिस्तानी विशेषज्ञ की है। बता दें, अफगानिस्तान की इस तरक्की से पाकिस्तान हैरान रह चुका है। कमर चीमा कहते हैं कि ऐसे हालात में अफगानिस्तान में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत ही अचंभे की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कोई पर्यटक आता ही नहीं है और आता भी है तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। कमर चीमा कहते हैं कि बढ़ती पर्यटकों की संख्या बताती है कि अब विदेशी तालिबान के राज में सुरक्षा पर भरोसा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वहीं बता दें, ब्रिटेन से खबर, 2 नवंबर तक हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे ऋषि सुनक जी। उत्तराधिकारी के लिए 2 चरणों में होगा चुनाव। जी हां, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक इस साल नवंबर तक हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। पार्टी 3 महीने से भी कम समय के भीतर उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की समिति ने सोमवार की शाम के समय चुनाव के टाइम टेबल का खुलासा किया, जिसमें बताया है कि ये चुनाव 2 चरणों
चरणों में होंगे और 2 नवंबर को नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाएगा। तो वहीं बता दें, पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी ने की अपील, कहा खुली अदालत में हो सुनवाई, दंगों में शामिल होने का है इन पर आरोप। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से अनुमति मांगी है कि उनके मामले में सुनवाई खुली अदालत में की जाए। आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी पर बीते वर्ष 9 मई को हुए दंगों में शामिल होने का आरोप है। कुरैशी ने अदालत से कहा है कि इस मामले की सुनवाई जेल में नहीं बल्कि खुली अदालत में होनी चाहिए। तो वहीं बता दें, वेनेजुएला में अगले हफ्ते आम चुनाव, सत्ता बचाने के लिए मतदान से पहले सेना का समर्थन जुटा रहे मादुरो। जी हाँ, वेनेजुएला में रविवार को आम चुनाव के लिए मतदान होने हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपनी कुर्सी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में मतदान से पहले वो सेना का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। घास फूस वाले गैस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हल्के हरे रंग के कपड़े पहने युवा और महिलाएं मादुरो के विरोधियों की रैली से लौट रहे वाहनों को रोकते हैं, यात्रियों से उनकी पहचान पूछते हैं और उनकी कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों का निरीक्षण करते हैं। इस तरह मतदान से पहले बड़े मैदानों, ऊंचे जंगली इलाकों और समुद्र तट पर ऐसी चौकियों की संख्या बढ़ गई है जिनका मकसद सरकार के आलोचकों को डराना और कभी कभी उन्हें हिरासत में लेना है। इस दौरान अक्सर अकेले यात्रा कर रहे लोगों से छोटी रिश्वत लेना भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ना घर ना काम, पाकिस्तान में बुरे हाल में रह रहे हिंदू, सच्चाई जानकर हिल जाएगा दिमाग। बता दे, देश का बंटवारा होने से पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। उस समय वहाँ हिंदुओं की बड़ी आबादी थी, आप सभी जानते ही है, जो मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहा करती थी। लेकिन बंटवारे के बाद जब से मुस्लिम देश के रूप में पाकिस्तान का गठन हुआ, वहाँ हिंदू समुदाय की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर प्रीतम दास ने अपने चैनल ब्लॉगर दास पर पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत को दिखाया है, जिसको जानकर आप सिहर जाएंगे। प्रीतम दास पंजाब के जिले के रहीम यार खान जिले के गाँव में पहुंचे थे, जहाँ हिंदुओं की आबादी भी रहती है। यहाँ उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। गाँव में रहने वाले अधिकांश हिंदू दलित समुदाय से आते हैं। इनमें से किसी के पास पक्का घर नहीं है। गाँव के नारायण राम ने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। नारायण ने बताया कि समुदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसी के चलते उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है। गाँव के ही बालम ने बताया कि गाँव में रहने वाले लोगों के पास जमीन भी नहीं है। वो सब लोग सरकारी या खाली जमीन पर घर बनाकर रहते हैं। कभी भी गाँव का कोई जमींदार आता है तो उनसे घर खाली करवा देता है। कच्चा घर भी वो लोग खुद ही बनाते हैं। कुछ हिंदू तो ऐसे भी मिले जिन्होंने अपना नाम मुसलमानों वाला रखा था ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदू यानी कि अल्पसंख्यक कष्ट काट करके रह रहे हैं। उनके पास जीने का कोई अधिकार ही नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अल्पसंख्यकों को कोई राइट्स ही नहीं दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऊपरी अधिकार दिए गए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही फिल्म चल रही है, जिसका उजागर इस यूट्यूबर ने किया है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और सेंसस की रिपोर्ट में पाकिस्तान के जनसंख्या की रिपोर्ट में हिंदुओं की संख्या बढ़ता दिखाता पाकिस्तान ने बहुत बड़ी चाल चली है, जो हर कोई अब समझ रहा है। सबको पता है कि पाकिस्तान ने इसके पीछे बहुत बड़ी चाल चली है। तो दोस्तों, वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, इस राज्य में भाजपा ने बिना चुनाव लड़े लहरा दिया परचम। 71% सीटों पर किया कब्जा। जी हां, त्रिपुरा में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने त्रिस्तरीय पंजाब चुनाव में बिना लड़े ही जीत हासिल कर ली है। मंगलवार को चुनाव अधिकारी ने जानकारी दी है कि भाजपा प्रत्याशियों ने राज्य की 71% सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। पंचायत प्रणाली में कुल 6889 सीटें हैं, जिनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। और भाजपा को 4805 सीट पर निर्विरोध जीत हासिल हुई है। मतदान 8 अगस्त को होना है। दोस्तों, पश्चिमी त्रिपुरा जिले के महेश खला पंचायत की एक सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। स्तु कुमार ने कहा इस सीट से भाजपा उम्मीदवार की मृत्यु हो गई थी। दास ने कहा कि पंचायत समितियों में भाजपा ने कुल 423 सीट में से 235 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं, जो कुल सीट का 55% है। तो वहीं आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की अचानक बिगड़ी तबियत, दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती। बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की अचानक तबियत बिगड़ गई। दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव को भर्ती कराया गया है। फिलहाल दिल्ली में एम्स डॉक्टर के निगरानी में लालू यादव का इलाज चल रहा है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। लालू के साथ उनके परिवार के लोग अस्पताल में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को ही लालू पटना से दिल्ली आए थे। डॉक्टरों ने बताया है कि लालू प्रसाद यादव का बीपी लेवल बढ़ा हुआ है। फिलहाल दिल्ली एम्स के सीनियर डॉक्टर राकेश यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की हालत कंट्रोल्ड बनी हुई है, वो ठीक है। तो वहीं बता दें, डिफेंस बजट को लेकर बड़ी खबर, कहां से खरीदेंगे हथियार, पेंशन के भारी खर्च मनमोहन के मुकाबले कमजोर है मोदी का रक्षा बजट, कैसे ये खबर छपी है वन इंडिया में। आपको बता दें, पिछले हफ्ते भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा था कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भू राजनीतिक ने आत्मनिर्भर होने का सबक दिया है और इसे अक्षरशः और भावना के साथ समग्र रूप से अपनाया जाना चाहिए। और आज बजट होने से पहले डिफेंस सेक्टर को उम्मीद थी कि निर्मला सीतारमण के खजाने से डिफेंस के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने हथियार निर्माण में जितने खर्च किए उनमें उसने डिफेंस एक्सपर्ट को चिंता में डाल दिया है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि
नई टैक्स रिजीम में 7.5 लाख से भी ऊपर यानी 7,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स होगी फ्री। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत